कोलकाता निर्भया कांड पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद केस डायरी पुलिस को कोलकाता हाईकोर्ट के सामने रखनी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। केस डायरी के लिए दोपहर 1 बजे का समय कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से तय किया गया और 1 बज रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में एक बार फिर ये मामला सुनवाई के लिए आएगा। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की भावनाओं को समझने की जरूरत है। उनकी एक साथी की निर्ममता से हत्या हुई और ऐसे में डॉक्टर्स का जो गुस्सा है उसको समझना यहां पर जरूरी है, क्योंकि मामला बेहद भावनात्मक है। इंसाफ की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है अपने साथी डॉक्टर के लिए। डॉक्टर्स की तरफ से मांग की जा रही है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो और उसी सीबीआई जांच के लिए ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है और इस मामले में सुनवाई करते हुए केस डायरी दोपहर 1 बजे हाईकोर्ट की तरफ से तलब की गई है बंगाल पुलिस से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं कोलकाता से। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं हमारे साथ दिल्ली से मदिहा इस वक्त मौजूद हैं। रविकांत का पहले रुख करते हैं और जानते हैं रविकांत से अपडेट क्या मिल रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में एक बार फिर से इस मामले में 1 बजे क्योंकि समय दिया गया था, पुलिस से केस डायरी मांगी गई थी, सुनवाई शुरू हुई क्या रविकांत? देखिए, इस समय रोमाना 1 बजे तक डायरी मांगी गई थी। हम इस समय सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। मेडिकल कॉलेज में हम आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां पर जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से जो सुनवाई होगी वो उनकी मांगों को ध्यान में रख करके होगी। और मेन गेट पर, यहाँ हम आपको मेन गेट दिखाएं, यहाँ पर बाहर टीएमसी का एक जुलूस आया है और वो ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं कि अगर रविवार तक नहीं पुलिस ने अपनी बात रखी और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ा गया तो सीबीआई को जांच सौंप देंगे। यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हाईकोर्ट ने से आप लोगों को उम्मीदें हैं, आज सुनवाई शुरू हो रही है। हाईकोर्ट से सुनवाई शुरू होने वाली है। ये एक अच्छा स्टेप है। हमारे आंदोलन को सुनाया जा रहा है। डे 1 से डे 5 तक हमारा यही दाबी रहा है कि कल्प्रिट को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहेगा कि हमारी दीदी को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, कल्प्रिट को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इंक्वायरी में जो भी आगे बढ़ा जा रहा है वो सब हम लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ बोला जाए। ये हमारा सबसे बड़ा दाबी रहेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड हमारा यही रहेगा। क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, लगातार जुलूस भी आप लोग कह रहे हैं, सरकार से क्या कह रहे हैं आप? हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत हो, लेकिन आज हम लोग के साथ जो हुआ है, आज हमारे घर में, सबके घर में माताएं हैं, सबके घर में बहनें हैं, सबके घर में बेटियां हैं। आज हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? आज अगर इस परिस्थिति में भी अगर हम लोग एज अ पूरा समाज अगर हम लोग के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है तो हम लोग डॉक्टर फ्रेटर्निटी नहीं, हमारे साथ जो नर्सेस दीदियां सिर्फ वो नहीं, हम एक समाज के हिसाब से आज फेल कर रहे हैं। हमारा समाज आज फेल कर रहा है कि एक हमारी बहन, हमारी दीदी, हमारी सीनियर, इस समाज की बेटी जिसके साथ इतने बुरी तरीके से उसके साथ बलात्कार करके उसको मर्डर कर दिया गया है, क्या इससे हमारा दिल नहीं डाला है? सीधी मांग क्या है आप लोगों की? सीधी मांग जल्द से जल्द दोषी एवं अगर दोषियां है तो दोषियों को पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। दोषियों को पकड़ा जाए। रोमाना, यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, जो छात्र हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं और अपनी मांग भी रखी जा रही है। और साथ ही साथ जो राजनीतिक जुलूस है वो भी इसके बाहर मौजूद है। टीएमसी का एक बड़ा जुलूस जो है इस समय आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर मौजूद है और टीएमसी का जो पक्ष है वो यहाँ पर छात्रों के सामने टीएमसी के लोग रख रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास रविकांत। जरा जल्दी से दर्शकों को अब दिल्ली लेकर चलते हैं। मदिहा हमारे साथ इस समय मौजूद है। मदिहा, दिल्ली में आप आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं और वहां पर आपके पीछे धरने पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स से जरा बात कीजिए और उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये हड़ताल आखिर कब तक। आईएमए का डेलीगेशन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेगा। अगर वहां से आश्वासन मिल जाता है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर तो फिर क्या यह हड़ताल खत्म होने का रास्ता निकलेगा? मदिहा, बिल्कुल सीधे डॉक्टर से ही बातचीत करेंगे, लेकिन एक अपडेट जो है वो आरएमएल अस्पताल से मैं आपको दे दूं कि अब से कुछ देर में आरएमएल अस्पताल के जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं
वो मार्च करेंगे। पुलिस से परमिशन ले रहे हैं कि मार्च वो अस्पताल के बाहर करना चाहते हैं, लेकिन उसका क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। और साथ ही डॉक्टर्स क्या सोचते हैं इस बारे में कि आखिर हड़ताल कब खत्म होगी। पहले तो ये बता दीजिए, आप लोग मार्च करने वाले हैं आज, अस्पताल के बाहर करने के आप लोगों ने पुलिस से परमिशन मांगी, क्या स्टेटस? जी मैम, पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी का इशू देखे कि प्री इंडिपेंडेंस डे का टाइम है तो हॉस्पिटल के बाहर जाने से मना करा है, बट हम ये नहीं मानते कि इसमें पुलिस की कोई कमी है। ये एक्चुअल रीज़न हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी हम फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे। फिर मुझे अब ये बताइए कि हड़ताल कब तक चलेगी? आज जो आईएमए का डेलीगेशन है वो स्वास्थ्य मंत्री से मिलेगा, अगर उसमें कुछ ठोस आश्वासन आप लोगों को मिल जाता है तो क्या हड़ताल खत्म कर देंगे आप? मैम, हम तो चाहते हैं कि ये हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि हम लोग जिस काम के लिए हमने कसम खाई है, जिस काम के लिए हमने हॉस्पिटल ज्वाइन करा वो कर सकें। लेकिन जब तक हमें ठोस ये सहानुभूति नहीं मिल जाती, ये एविडेंस नहीं मिल जाते कि इस पूरे केस की जो जांच है वो निष्पक्षता से की जाएगी और जल्दी से जल्दी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, तब तक ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। महिला डॉक्टर्स आगे बैठी हुई है, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए कि अगर ठोस आश्वासन आपको आज दे दिया जाता है, ठोस आश्वासन आप लोगों को अगर आज दे दिया जाता है तो हड़ताल खत्म कर देंगे? जब तक हमें एक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल तो खत्म नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं मंत्रालय की तरफ से, मंत्री की तरफ से आप लोगों को क्या लिख कर दिया जाए? मंत्री की तरफ से और मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ लिखकर आप लोगों को दिया जाए कि आप हड़ताल खत्म? हमें जल्द से जल्द सीबीआई को ये मामला सौंप दिया जाए और सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करने का लिखित आश्वासन मिले, एक एक्ट लागू हो। और तीसरा, आरजी करके अथॉरिटीज़ को परमानेंटली हटाया जाए और विक्टिम की फैमिली को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जी, ये अगर मांगे हमारी पूरी होगी तभी जाके हम संतुष्ट होंगे। विक्टिम की फैमिली के लिए भी मदद की गुहार बिल्कुल 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग पीड़ित परिवार के लिए की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी केस डायरी पुलिस से तलब की थी। सीधे आपको लेकर चलते हैं कोलकाता। अदालत में जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है उसी को लेकर अपडेट देंगे हमें राजऋषि दत्ता, उन्हीं से जरा समझते हैं। राजऋषि, बताइए जरा, अभी तक इस मामले में हाईकोर्ट में क्या हुआ है? क्या पुलिस की तरफ से केस डायरी अदालत के सामने रख दी गई है? देखिए, इस केस में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में आज परिवार के तरफ से एक अपील की गई थी कि कोर्ट के निगरानी में अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये सही दिशा पे चलेगा और जो सच है वो सामने आएगा। मगर उसके बाद इस मामले के साथ भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक मामला किया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करके। ये दोनों मामले की एक साथ सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में चीफ जस्टिस ने 1 बजे केस डायरी को पुलिस को बोला है कि केस डायरी आप कोर्ट में लाइए। केस डायरी वो होता है जिसमें अभी तक का इन्वेस्टिगेशन का हर डिटेल होता है, तो वो चीफ जस्टिस खुद देखेंगे, इसीलिए केस डायरी लाने के लिए बोले हैं। कोलकाता पुलिस की तरफ से जो आज अभी तक पता चला है कि वो केस डायरी लेके कोर्ट में अभी आए हुए हैं। कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होगा, फिर से सेकेंड फेज का सुनवाई शुरू होगा। इस केस में जो 1 बजे के पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें चीफ जस्टिस ने बोला है कि पूरे स्वच्छता से ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो स्टूडेंट मूवमेंट हो रहा है उनके एक कलीग ये बुरी तरह से उनका मौत हुआ है, रेप हुआ है, तो उनका भी सुनना चाहिए पुलिस को। और क्या राजऋषि, इस मामले में क्या बंगाल सरकार की तरफ से भी कोई अपनी बात रख रहा है? क्योंकि कल हमने देखा था किस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से साफ कर दिया गया था, रविवार तक का अल्टीमेटम बंगाल पुलिस को दिया गया था कि अगर तब तक जांच पूरी नहीं होगी तो फिर मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। एकदम, ये तो चीफ मिनिस्टर ने दूसरे दिन ही बोली थी और उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी बोला है। और आप जानते हैं कल विक्टिम के फैमिली से बात करने के बाद सीएम ने दूसरी बार कहा कि संडे तक अगर कुछ किनारा नहीं हुआ तो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। आज ये सीबीआई को दिया जाए, तुरंत ये मामला सौंपा जाए, इसी को लिए आज सुनवाई हो रहा है हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट भी देख रहा है कि क्या होगा फैसला, ये सीडी देखने के बाद पता चलेगा। मगर कोर्ट में आज स्टेट के तरफ से भी ट्रांसपेरेंसी से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हर दिक कोलकाता पुलिस देख रहा है सही तरीके से
और सबके साथ बात कर रहा है। मगर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लॉयर है, जो फैमिली के लॉयर है, वो बोल रहे हैं कि इस हॉस्पिटल की तरफ से फैमिली को बोला गया था पहला दिन जब ये मौत का खबर आया था कि ये सुसाइड केस है। हाँ। तो क्यों बोला गया था? जो आरजी कॉलेज के प्रिंसिपल है उसको कल उसने रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद और एक मेडिकल कॉलेज में उसको प्रिंसिपल करके भेज दिया, क्यों? ये सब सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल, तो परिवार के कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ परिवार कोर्ट में है। अदालत की निगरानी में इस पूरे मामले में जांच की याचिका जो परिवार की तरफ से लगाई गई। वहीं बंगाल के अंदर जो नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच के लिए याचिका लगा दी। फिलहाल हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई चल रही है। केस डायरी अदालत ने मांगी थी और वो केस डायरी अदालत के सामने रखी गई है। नजर हमारी बनी हुई है कोलकाता हाईकोर्ट पर। बीच कोलकाता निर्भया कांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सीधे ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल रही है। सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे? ये वो सवाल है जो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। क्या कोई पर्दा डाला जा रहा है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। सीबीआई जांच के आदेश के लिए इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए। पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है? क्या क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पे जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है? देखिए, लेडी डॉक्टर केस पर इस वक्त एक और बड़ी खबर। महिला आयोग की टीम जो है वो अस्पताल से निकली है। एनसीडब्ल्यू टीम ने आरजीकर अस्पताल में जाकर इस पूरे मामले को गंभीरता से समझा है। कोलकाता निर्भया कांड पर एनसीडब्ल्यू मेंबर का बयान सामने आया है। एनसीडब्ल्यू मेंबर जेलेना खोंगडुप का बयान, अब तक एक से ज्यादा आरोपी होने की बात नहीं। मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्योरिटी लैब से तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। ठीक है, और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। रविकांत इस समय हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, जरा बताइए, एनसीडब्ल्यू वाली जो टीम मौके पर पहुंची थी, इसकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, उनकी ओर से जो महत्वपूर्ण बात है वो रविकांत जरा बताइए, पीछे डॉक्टर्स आपकी खुशी किस बात को लेकर मना रहे हैं? तालियां बजा रहे हैं ये, इनसे जरा पूछिए। जी बिल्कुल, क्यों खुश हो रहे हैं आप लोग, क्यों ताली बजा रहे हैं? हमारे गायनी डिपार्टमेंट के एचओडी और सारे प्रोफेसर्स यहाँ पर हम लोगों को आंदोलन में योग देने के लिए आए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। सारे प्रोफेसर अपने सारे काम छोड़ के हम लोगों को, बच्चों को सहयोग करने के लिए आए हैं। बहुत बड़ी बात है। आप लोग आंदोलन को बल मिलेगा क्या? प्रोफेसर्स आए हैं, इससे आपके आंदोलन को बल मिलेगा? We have the supports of professors of our gynae department. We are very much needed. This support is very much needed from us. कह रहे हैं प्रोफेसर यहाँ पे अभी तो हम देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से रोमाना यहाँ पर जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो आए हुए हैं, जिसको लेकर के छात्रों में उत्साह है कि उनका जो कॉज है उसमें उसको बल मिलेगा। और जो उनके सीनियर डॉक्टर्स हैं अब वो भी उनके साथ आ गए हैं और उनसे उनके मंच से अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मॉरल सपोर्ट यहाँ पर इन रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोलकाता में मिलता हुआ, जिनके साथ इस समय सीनियर डॉक्टर्स भी जहां वो आंदोलन कर रहे हैं वहीं पर पहुंचे हैं अपना सपोर्ट उनको देने के लिए। और इस बीच पटना के एम्स अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। एम्स के ओपीडी में दिखाने आए मरीज, उनके परिवार वाले, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार के बाद हुई हत्या के बाद से पूरे देश भर के डॉक्टरों में नाराजगी है। धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। देखिए, इस वक्त हम पटना एम्स
परिसर में मौजूद हैं। आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सभी अस्पतालों में ओपीडी कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। यहाँ पे भी जो है प्रदर्शन जारी है। ओपीडी सेवाएं चालू नहीं हैं। जो मरीज आ रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं दिखाने के लिए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमरनाथ गुप्ता है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी से। क्या समस्या है? बच्ची को जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने के कारण पैर में बर्न हो गया है, हड्डी की बीमारी है, उसी के लिए समय मिलना था। लेकिन ओपीडी में तो दिखा नहीं पा रहे हैं। नहीं दिखला पा रहे हैं। प्रदर्शन चल रहा है। एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, उसके विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है। ये तो बहुत ही दुखद घटना हुई है। समाज के लिए जो है चिकित्सक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ईश्वर का स्थान रखते हैं। जब ईश्वर के साथ इस तरह की घटना हो तो ये समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, क्या नाम है आपका? विजेंद्र महतो। कहाँ से आए हैं विजेंद्र? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। क्या समस्या है आपकी? मेरी बच्ची के जो है ना वो थोड़ा आज जो है ना उनको ओपीडी में दिखाना था। बहुत दिनों के बाद नंबर आने वाला था ऑपरेशन का, और देख रहे कि यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या चीज का ऑपरेशन होना था? वो पैर में है ना, कोई उतना दूर जो है ना हड्डी नहीं है, उसको कहीं से हड्डी काट कर लगा। प्रदर्शन के कारण आप लोग को दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी तक हम भूखे हैं। बहुत दिन के बाद नंबर आया है। हाँ, बहुत दिन के बाद नंबर आने वाला था। क्या मांग करते हैं कि डॉक्टर अपना प्रदर्शन खत्म करें? नहीं, मांग करते हैं कि दोनों चीज देखते हुए चले। ये नहीं हम कह रहे हैं कि मरीजी जो आ रहा है वो तो भी मर सकता है ना। ओपीडी भी चालू रखे और इधर आपका प्रदर्शन वो भी चालू रखे। छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, फिर हत्या हो गई, तो उसी को न्याय दिलाने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखकर दोनों को मिलाकर चलिए। इसमें दोनों ओर से मिलाकर चलिए। पेशेंट ऐसे परेशान होगा, कितना दिन परेशान होगा, सब बंद कर दीजिए। आपको किसको दिखाना था? मेरे बाबा का दिखाना था। ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन के लिए ओपीडी में भेजा, मेरे को नहीं होगा। देखिए, जो मरीज हैं बाहर खड़े हैं, बेहद परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि मरीज की भी तो जान जा सकती है। इसको देखा जाए, जो घटना हुई है वो तो दुखद घटना है, सो न्याय मिले। लेकिन डॉक्टर्स यहाँ स्ट्राइक को वापस लें। हम लोगों को जो है वो परेशानी हो रही है। तो जो ओपीडी में दिखाने के लिए मरीज आए हैं वो यहाँ पर बेहद परेशान दिख रहे हैं। उनके परिजन हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, जयपुर में भी डॉक्टर्स की हड़ताल का खासा असर देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान के 4000 रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट देखिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का सीधा असर अब ओपीडी पर नजर आने लगा है। मैं इस वक्त सवाई मानसिंह अस्पताल की कार्डियोलॉजी की ओपीडी में हूं। आप देख सकते हैं ये तमाम कुर्सियां जहां पर आम दिनों में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं तमाम सीनियर डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, किस तरीके से मरीजों को देखना है ये तय करते हैं, और उसके बाद सीनियर डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी के जरिए लोगों को मदद करते हैं। लेकिन इस वक्त नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। लोग लाइनों में खड़े हैं घंटों से, क्योंकि सीनियर डॉक्टर ही तमाम पेशेंट्स को अपनी तरफ से देख रहे हैं। डॉक्टर राजीव बगरेटा जो कि कार्डियोलॉजी के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, इस वक्त हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज एक भी रेजिडेंट नहीं है? हाँ, हमारे रेजिडेंट्स ने जो ओपीडी है उसकी सेवाओं का बहिष्कार किया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग अपने बूथे पे जितना भी हो सकता है मरीजों को हेल्प कर रहे हैं। एंड उम्मीद है कि हम उनको पूरा देख पाएंगे। साहब, लेकिन काफ़ी हेल्प रहती है जब रेजिडेंट रहते हैं। लोड की अगर मैं बात करूँ, हाँ, लोड तो डेफिनेटली हमारा बहुत शेयर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, हर दिन ओपीडी में हज़ारों पेशेंट आते हैं, आप इतने तो नहीं देख पाएंगे जितना रेजिडेंट आपकी हेल्प कर पाते। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई टू हेल्प देम जितना हो सकता है, डेफिनेटली। तो जैसे डॉक्टर बगरेटा में बता रहे हैं कि अपनी ओर से वो जितने पेशेंट देख रहे हैं, लेकिन आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार नहीं किया है। लेकिन लोग यहाँ कई घंटों से लाइन में हैं, क्योंकि भीतर डॉक्टर्स की कमी के चलते सबका नंबर नहीं आ पाता। हम कुछ मरीजों से बात करेंगे। कितनी देर हो गई आपको? मैं सुबह 9 बजे आए थे। 9 बजे से खड़े हैं। पता है आज आपको हड़ताल है डॉक्टर्स की? डॉक्टर साहब, पता नहीं था मेरे। आपका नाम बता दें। सीता देवी जी। आप कितनी देर से हैं? 7 में। 7 तो आज हड़ताल का असर दिख रहा है आपको? हाँ। हड़ताल की है डॉक्टर। अच्छा, हड़ताल आज जी। और कोई है जो काफी देर से खड़े हो यहाँ? जी, बताइए आपका नाम। लग रहे हैं। मेरा नाम राजेश कंवर है और सुबह 7 बजे से यहाँ आए हुए हैं। हम अंदर जाने ही नहीं देते हैं, और जो स्टाफ होता है वो बदतमीजी से बातें करता है। जो जबकि हड़ताल है ना, हड़ताल है तो भी उन्हों के लिए भी हड़ताल होनी चाहिए ना, सबके लिए ही हड़ताल होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए जी,
आपको कितनी देर हो गई यहाँ? हमें 3.5 घंटे हो गए यहाँ पे लाइन में लगे हुए, खड़े हुए। नंबर नहीं आ पा रहा? नंबर नहीं है पता, पहले बाहर लाइन लगी हुई थी, फिर बाहर से अंदर भिजा दिया। अब अंदर 9 बजे से लगे हुए, अभी तक भी नंबर नहीं आया। अच्छा, आपने क्यों हुआ ऐसा? हाँ, डॉक्टर हड़ताल पे है ना, इसलिए। एक ही डॉक्टर देख रहे हैं? हाँ। तो नंबर आने में दिक्कत होगी। कौन बीमार है आपके? मेरी सास है, हमें जनाना हॉस्पिटल से रेफर किया है यहाँ पे हार्ट के लिए, इसी से दिखानी है। वो यहाँ पर बैठी है। उनको हार्ट का प्रॉब्लम है? नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है उनको, उनकी ईसीजी में थोड़ी सी मिस्टेक आई है, तो यहाँ पे मोल लगवानी है डॉक्टर की। तो ये पेशेंट का हम हाल देख सकते हैं, इस वक्त कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और ये तमाम लोग घंटों से खड़े हुए हैं। ओपीडी से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने आप को अलग कर लिया है। आम दिनों में तमाम सीनियर डॉक्टर्स की मदद ये डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन आज रेजिडेंट डॉक्टर कहीं भी नहीं है और ऐसे में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की इस ओपीडी में सीधा असर देखने को मिल रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के अभाव में सीनियर डॉक्टर्स पेशेंट देख रहे हैं, लेकिन रफ्तार कम होने से लोगों के नंबर आने में काफ़ी विलंब हो रहा है। अगस्त में बारिश किसी मुसीबत से कम नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में बरसात हो रही है, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर तरफ तस्वीर एक जैसी। तस्वीर मैदानी राज्य बिहार में भी वही है, हालात दक्षिणी राज्य तेलंगाना के भी वही, बारिश से बेहाल। हर कहीं बारिश, बादल ऐसे बरस रहे हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर, कहीं सड़कों पर जल भराव ने लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम कर दिया। अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की जल प्रलय की हर तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से पहाड़ की मिट्टी खिसक रही है। शिमला में आज सुबह निर्माणाधीन टनल पर पहाड़ की जो मिट्टी थी वो भरभरा कर आगे, देखिए ये टनल का काम चल रहा है यहाँ पर और इसी दौरान पहाड़ की मिट्टी भरभरा कर, देखिए कैसे टनल पर आगे। कालका से शिमला के बीच 4 लेन की ये टनल बन रही है। ये पूरा सड़क जो बन रही है, इसी में एक हिस्सा इस टनल का भी यहाँ पर काम चल रहा था, वो तो गनीमत रही। टनल में काम कर रहे कर्मचारी और मशीनरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इसकी चपेट में, इसकी जद में कोई नहीं आया। कैसे टनल का ये पूरा आगे का हिस्सा देखिए कैसे ढह गया। पहाड़ दरका, पहाड़ की मिट्टी देखिए, आगे टनल का मुंह बना हुआ है, निर्माणाधीन टनल काम चल रहा है और ये देखिए पहाड़ का हिस्सा टनल के हिस्से को अपने साथ लेकर जमीन में धंस गया। ये शिमला की तस्वीरें हैं। शिमला में लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पर कालका से शिमला के बीच जो 4 लेन सड़क का काम चल रहा है, उसी में एक हिस्सा जिसमें ये टनल बनाई जा रही थी, तो पहाड़ के नीचे से ये टनल वाला रास्ता बन रहा था सड़क को 4 लेन करने के लिए। लेकिन इस दौरान बारिश का कहर ऐसा है, बरसात की वजह से पहाड़ों की मिट्टी जो है वो इतनी नरम हो गई है, कुछ भी भार सह नहीं पा रही। और देखिए किस तरीके से पहाड़ की मिट्टी भरभरा कर ढही और उसमें वजन इतने ज़्यादा कि नीचे की तरफ जो टनल बन रही थी उसे भी अपने साथ लेकर जमींदोज हो गई। आसमानी प्रहार से पहाड़ आप देख रहे हैं कैसे दरक रहे हैं और मैदान जो हैं वो इस आसमानी प्रहार से कांप रहे हैं। अगस्त में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। आधे हिंदुस्तान के कोने कोने से तबाही वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चाहे गुरुग्राम हो या फिर दिल्ली हो, बेंगलुरु हो या फिर जयपुर हो, हर शहर जल समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। और ये हालात तब हैं जब अगस्त आधा अभी बाकी है और सितंबर तक आप जानते हैं बारिश होती रहती है। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल, क्या ये आफत का सिर्फ अभी तक एक ट्रेलर भर है? क्या अभी और तबाही होनी बाकी है? इससे ज्यादा डरावनी और खौफनाक तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती। उफनती लहरों के बीच एक कार फंसी हुई है। और इस रिपोर्ट को देख रहे तमाम दर्शक ये सुनकर कांप उठेंगे कि पानी के बीच अटकी इस कार में 11 जिंदगियां सवार थी।
हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर की है। देखिए कैसे किनारे खड़े लोग इशारा करके कार में मौजूद लोगों से ये कह रहे थे कि धीरज रखिए, हम आपको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। लहरें कार के बोनट से टकराकर उसकी छत तक को छू रही थी। तेज बारिश हो रही है और कार के हॉर्न की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक लहरें और तेज होने लगती हैं। लोग पीछे हटते हैं। हर पल मौत की दहशत हावी होने लगती है। जरा सोचिए, इस तस्वीर को देखकर जहन जब खौफ से कांप रहा है तो गाड़ी में मौजूद लोगों पर क्या बीत रही होगी। इस गाड़ी में एक ही परिवार के 11 लोग सवार थे। ये परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए ऊना जिला के देहला गांव से पंजाब जा रहा था। रास्ते में ये गाड़ी तेज बहाव के बीच फंस गई थी और फिर वो दर्दनाक खबर आई जिसकी कल्पना से लोग कांप उठे। इस हादसे में गाड़ी समेत सारे लोग बह गए थे। 9 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 3 सगी बहनों की भी मौत हुई है। एक को बचा लिया गया जबकि एक लापता है। आज यहाँ पानी बरसात के कारण बहुत ही ज्यादा था। इनको इतनी मतलब जजमेंट नहीं हुई। इन्होंने देखा भी निकल जाएगी गाड़ी, और पानी इतना ज्यादा था, उन्होंने सारी गाड़ी बाहर मतलब बह गई उसमें पानी में, साथ ही ये बंदे बह गए उसके साथ ही। हिमाचल प्रदेश के ऊना में रविवार को तबाही बिना किसी आहट के आई थी। जरा देखिए कैसे बारिश के बाद उफनती बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है और पेट्रोल पंप को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये कोई नदी का रास्ता नहीं है, लेकिन पानी आसमान से सैलाब बनकर बरसा और फिर जो सामने आया सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। देखिए कोने में कैसे एक शख्स ट्रक को थामकर खड़ा हुआ है। इस इलाके से जब बाढ़ का पानी गुजर गया तो क्या मंजर था वो भी देख लीजिए। और आइए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के करौली में बारिश के चलते लोगों की परेशानी बेहद ज्यादा बढ़ी हुई है। मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। करौली में रिमझिम बारिश हो रही है। पिछले कई दिन से करौली में बाढ़ के हालात ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगातार बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त। कॉलोनीज में, बाजार में हर तरफ पानी भरा हुआ है। आवाजाही में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये बारिश थम नहीं रही, लगातार ये रिमझिम बारिश, और अब ये रिमझिम बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन इन हालात पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो स्थानीय लोग हैं, सामाजिक संगठनों की ओर से वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सोमवार को डीएम ने भी करौली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। और सिर्फ करौली नहीं है बल्कि राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत कुल 7 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 24 घंटे के भीतर अभी तक राजस्थान में 20 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है।
पहली नजर में आपको लगेगा कि यहाँ पिकनिक मनाई जा रही है, लोग पानी से खेल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान के जयपुर में ये वही जगह है जहाँ एक दिन पहले 5 युवकों की डूबने से मौत हो गई। और ये तस्वीर पिकनिक की नहीं बल्कि काल के गाल में समाने के ठीक पहले की है। ये जयपुर का कनौता बांध है जहां रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। इस भीड़ में वो 6 दोस्त भी मौजूद थे जो बांध घूमने आए थे। अब तस्वीर के इस हिस्से को गौर से देखिए। बांध पर कुछ युवक स्लाइड करते हुए नीचे नहाने के लिए जा रहे हैं। एक एक करके 6 दोस्त इसी तरह स्लाइड करके पानी में उतरते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पिकनिक मनाने आए ये दोस्त नहाते नहाते अचानक डूबने लगते हैं और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। 6 युवक जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन कोई मदद का हाथ तक नहीं बढ़ा पाता। एक दोस्त को बचाने के फेर में 5 की जान चली गई। ये जयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर वो कनौता बांध है जो 24 साल में दूसरी बार ओवरफ्लो हुआ है। सत्रह फीट गहरे इस बांध में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तक नहीं है। बावजूद इसके ओवरफ्लो बांध को देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है। जयपुर में जल कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़क पर दरिया बह निकला है। जयपुर की मुख्य सड़कों पर नदी बह रही है। गाड़ियों को धक्का लगाकर आगे बढ़ाना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर समेत पूरे राजस्थान में पिछले लगातार 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त जयपुर के गोपालपुरा इलाके में हूं और आप देख सकते हैं कि ये सड़क है जहां पर इस वक्त पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। गाड़ियों को निकलने में, ट्रैफिक को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये जयपुर की प्रमुख सड़क है और ऐसे में पानी की निकासी नहीं होना, इस पूरे बारिश का पानी पूरी सड़कों पर बिखर रहा है। यहाँ तक कि जो दुकान है, उनके जो बेसमेंट हैं, उनमें भी इस तरीके से पानी रोकने के लिए बोरियां लगाई जा रही हैं और जयपुर की प्रमुख सड़कों का अगर ये हाल है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर किस कदर पानी भरा हुआ होगा। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि एक तरफा ही ट्रैफिक चल रहा है, यानी कि एक ही लेन से लोग निकल पा रहे हैं और चारों तरफ पानी भरा नजर आ रहा है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट की अपील पर आज फैसला आएगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS सिल्वर मेडल को लेकर आज फैसला सुना देगा। विनेश फोगाट 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य करार दी गई थी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर आज फैसला आना है और ये फैसला जो है वो भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे आएगा। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने ABP न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, फैसला हमारे हक में आएगा, ये उम्मीद परिवार की तरफ से जताई जा रही है। सुनिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनेश फोगाट के चाचा जी हैं, उनके कोच हैं पहले महावीर फोगाट जी। महावीर जी ने विनेश को सिखाया है और आज विनेश के जीवन में सबसे बड़ा जो योगदान कह सकते हैं वो महावीर जी का ही है। सर, आज CAS कोर्ट का फैसला आना है कि एक और सिल्वर जिसका इंतज़ार हम सब कर रहे हैं वो आना है कि नहीं, क्या फैसला आएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो
आप भी यहाँ जो रहे हैं, जो फैसला का आपने इंतजार किया, हमने 4-5 दिन से जो है हम उस जो शुभ घड़ी का इंतजार करें। हम सारे 142 करोड़ वासी एक सिल्वर जो मेडल की मांग है। आज जो है शायद हमें विश्वास है, अभी इतना लंबा जो केस चला है तो उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई, भाई शायद हमारे हक में फैसला आए और ये सब भारतवासियों के लिए जो एक जो सिल्वर मेडल की जो आस उम्मीद करी बैठे हूँ, भारत के जो जोड़े में एक सिल्वर मेडल आ सकता है, हमारा पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है कि एक सिल्वर मेडल भारत के खाते में और आ सकता है, और अगर फैसला हक में नहीं आता है तो फिर क्या? देखिए वो तो उसके बाद में तो कोई डिसीजन रहेगा नहीं, जो अब चल रहा है फिर तो वही माहौल रहेगा। लोगों की जो आस उम्मीद थी वो टूट जाएंगी, सब जो मायूस होंगे। लेकिन हम विश्वास देवी अगले जो ओलंपिक के लिए जो है फिर तैयारी करेंगे। जो आज जो सभी 140 करोड़वासी जो है आज दुखी हैं, भगवान जो न अगर नहीं आए तो अगले ओलंपिक के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। सिल्वर मिले या ना मिले, विनेश जब अपने घर लौटेंगी, अपने गांव लौटेंगी तो उनका स्वागत कैसे करेंगे आप लोग? देखिए स्वागत हो तो जो है सबको 140 करोड़ भारतवासियों को पता है, वो तो गोल्ड मेडल तो उसका निश्चित था ही, तो स्वागत तो उसी तरह करेंगे हम उसका भी नहीं इसका। मतलब ऐसे वो मेडल जीत के आई ऐसे ही स्वागत करेंगे? हाँ बिल्कुल, जो है वो तो हर एक क्या तो जो गोल्ड मेडल सब ने पता है जीत रखा था, और जो वजन की क्रेज जो हो गया उसका वजन नहीं आया तो दुख भी है, लेकिन हम जो मानते हैं उसको जो है गोल्ड ही मिल चुका है। विनेश ने संन्यास की घोषणा कर दी थी 4 दिनों पहले, उसके लिए उनको कैसे मनाएंगे? क्योंकि आप चाहते हैं और पूरे भारतवासी चाहते हैं कि वो अगली बार फिर से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करें। देखिए मैंने पहले ही बताया था, बार बार बता रहा हूँ, हमारे पूरे प्रयास होंगे 2028 ओलंपिक के लिए। समझाएंगे जो रिलेश होने के बाद में जो कोई भी बच्चा जो यहाँ तक पहुँचता है उसके आस उम्मीद हो जाती हैं, अब वो नहीं होती हैं तो जो कोई भी जल्दबाजी में फैसला ले लेता है, उससे हम बात करेंगे सर रिश्तेदार मिलकर, हम सोमवीर जो हस्बैंड उनका, हम गीता विनेश सब मिलकर बात करेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।